हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक चल रहा है, जो आपके क्लास 12 का 5वां चैप्टर है, एनसीईआरटी का 3रा चैप्टर है। तो भाई इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, जैसे विद्युत धारा क्या होती है, उसके मात्रक पढ़ ली, उसकी विमा पढ़ ली, उसके सारे जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे औसत धारा क्या होती है, तात्क्षणिक धारा क्या होती है, ये सारी चीजें भी हमने इसके अंदर पढ़ ली। तो भाई एक आपके आता है धारा के प्रकार, क्या आता है, टाइप्स ऑफ करंट, यानी धारा के प्रकार। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना धारा, ये कौन सी धारा आपके डीसी करंट है भाई। कौन सी धारा है, डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, यानी डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा वो होती है जिसकी दिशा समय के साथ नियत रहती है ना। ये 3 टाइप की होती है। एक तो होती है आपके स्थायी धारा, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना वो है आपके स्थायी धारा। दूसरी आपके होती है परिवर्ती धारा। कौन सी धारा होती है, परिवर्ती धारा। और जो आपके तीसरी धारा है भाई वो है उच्चावचन वाली दिष्ट धारा। उच्चावचन वाली दिष्ट धारा। तो देखो ये सारी चीजें क्या होती है, तो इसको तो हम पढ़ेंगे जब हम प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर। और एक बार ये काम में आएगा सेमीकंडक्टर का जो हमारा चैप्टर है, जो हमारे सेकंड लास्ट चैप्टर होगा है ना, उसके अंदर, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम है, उसके अंदर हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। परिवर्ती धारा, स्थायी धारा वो होती है जिसका मान, यानी जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ नियत रहती है। इसकी दिशा तो समय के साथ नियत रहती है लेकिन मान बदलता रहता है। इसकी भी दिशा समय के साथ नियत रहती है, लेकिन जो मान है वो अधिकतम से न्यूनतम, न्यूनतम से अधिकतम, अधिकतम से न्यूनतम इस प्रकार बढ़ता जाता है ना। अब देखो इसका एक छोटा सा मैं आपको एक ग्राफ बता देता हूं, उससे आपको काफी समझ में आ जाएगा। जैसे देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जैसे ये आपके पास में कोई, मान लो कोई ग्राफ है जो हम बना रहे हैं समय और धारा के बीच में, है ना। तो यहां तो आपकी धारा है और यहां पर आपका समय है ना। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर जो धारा है वो समय पे डिपेंड नहीं करती, यानी ये नियत है धारा, समय पे डिपेंड नहीं करती। समय के किसी भी मान के लिए धारा का वही मान है ना। तो यहाँ पर धारा क्या है, कांस्टेंट, यानी इसका मान और दिशा दोनों समय के साथ क्या है, नियत है। अब देखो एक जो धारा होती है वो ऐसी होती है, इस टाइप की। ये लगातार देखो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा बढ़ती जा रही है ना। तो इस प्रकार का जो, यानी अगर आप कहीं पर धारा का ग्राफ देखो तो वो धारा होती है आपकी परिवर्तनशील धारा। एक धारा होती है आपकी ऐसी। तो यहां पर इसकी दिशा तो नियत है। दिशा नियत होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये आपके पास में कोई बैटरी है, तो बैटरी का ये प्लस है, ये माइनस है, तो धारा हमेशा प्लस से निकल के माइनस में घुसती है हमेशा, तब तो धारा की दिशा नियत मानी जाती है। और जिसमें प्लस माइनस कोई फिक्स नहीं होता है, कोई भी प्लस हो सकता है, कोई भी माइनस। जैसे आपके जो घरों में जो हमारे यानी जो ये करंट आता है वो आपके एसी करंट होता है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा होती है वो। और जैसे आप अपना, जैसे मान लो आप अपने टेलीविजन देखना चाहते हो, तो आप चाहे पिन को ऐसे लगाओ चाहे उल्टा करके ऐसे लगाओ, है ना। उसके ऊपर लिखा थोड़ी होता है कि प्लस माइनस, की प्लस वाले को प्लस वाले में लगाओ, माइनस वाले को माइनस वाले में लगाओ, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो दिष्ट धारा होती है उसकी डायरेक्शन होती है हमेशा प्लस वाले टर्मिनल से माइनस वाले टर्मिनल की ओर, जबकि दिष्ट धारा की कोई, यानी ये कौन सी हमारी दिष्ट धारा है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो प्लस माइनस होती रहती है। और उसका ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है, नीचे वाला माइनस को बताएगा, ऊपर वाला प्लस को। इसमें देखो हमेशा प्लस में ही है ना, लेकिन इसका मान देखो कैसे चेंज हो रहा है ना। एक बार अधिकतम गया, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम गया, फिर न्यूनतम, उसके बाद में अधिकतम गया, फिर न्यूनतम, है ना। तो इस धारा को बोलते हैं उच्चावचन वाली दिष्ट धारा। ये होती है आपकी परिवर्तनशील दिष्ट धारा, और ये आपकी होती है क्या, स्थायी धारा, है ना। अब देखो आगे, अब आपके एक भाई न्यूमेरिकल है जो बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है, और ये एक प्रकार का, यानी आप इसको टॉपिक भी मान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की वर्ताकार पथ पर गति के कारण धारा। देखो जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये किसी वर्ताकार पथ पर अपना एक चक्कर पूर्ण कर देता है जिसकी त्रिज्या r है। इलेक्ट्रॉन आपका v चाल से चलता है, इसकी चाल क्या है, यहाँ पर v है ना। और ये r त्रिज्या का आपके सर्कुलर पाथ है कोई, जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपना एक चक्कर पूर्ण कर लेता है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है उसकी विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होती है, धारा। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो धारा किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन। और ये एक चक्कर पूरा करते ही धारा भी क्या कर लेगी, अपना एक चक्कर पूर्ण कर लेगी।
तो अगर आप ध्यान से देखो तो धारा का मान यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, I बराबर Q बटा T, Q बटा T। I का मान कितना, E बटा T, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है ना। आवेश Q किसके बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, आपके E हो जाएगा। अब यहां से देखो एक चक्कर पूर्ण कर लेता है, एक चक्कर पूर्ण करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। तो स्मॉल टी बराबर क्या रख देंगे, कैपिटल टी। तो यहां पर हो गया कैपिटल टी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर टी, ये जो इलेक्ट्रॉन अपना एक चक्कर पूर्ण कर लेगा तो यहां पर इसका वेग कितना होगा, दूरी बटा समय। क्या होगा, दूरी बटा समय। और जब ये अपना एक चक्कर पूर्ण कर लेगा तो दूरी तो कितनी होगी, 2πr, और समय कितना लगेगा, कैपिटल टी, यानी एक आवर्तकाल के बराबर। इसको एक बार फिर से देखो, देखिए वेग बराबर होता है दूरी बटा समय या चाल बराबर है ना। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, चाल दे रहे हैं, तो v बराबर डी बटा टी है। क्या है, डी बटा टी, डी दूरी है, टी समय है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपना एक चक्कर पूर्ण कर लेगा तो धारा भी अपना एक चक्कर पूर्ण कर लेगा, है ना। तो सर्कुलर पाथ में हम प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना चाहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार पथ में घूमता है तब उस पथ के अंदर कितनी धारा प्रवाहित होती है। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जब ये एक चक्कर अपना पूर्ण कर लेगा तो इसके द्वारा चलेगी दूरी होगी 2πr, और समय कितना लगेगा, कैपिटल टी, यानी एक आवर्तकाल के बराबर। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 2πr बटे v। तो इसमें देखो कितना हो जाएगा आपके, I बराबर E, टी की जगह रख देंगे हम 2πr बटे v। एक फॉर्मूला भी आ गया। अगर आपको वेग दे दे, वर्ताकार पथ की त्रिज्या दे दे, तो आप कैसे धारा का मान निकाल सकते हो। दूसरी बात, अगर वो आपको कई बार क्या कर देता है कि हम जानते हैं v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर, तो v की जगह अगर ओमेगा इंटू आर रखे तो I बराबर हो जाएगा E ओमेगा इंटू आर अपॉन 2πr, आर से आर कट जाएगा तो I बराबर हो जाएगा E ओमेगा अपॉन 2π। तो ये धारा का मान कब है, जब आपको वो कोणीय वेग देते हैं। क्या देते हैं, कोणीय वेग। इसको कोणीय आवर्ती भी कई बार बोल देते हैं, है ना। तो दोनों कंडीशन में आप धारा का मान निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको कहूं कि हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और उस कक्षा की जो त्रिज्या है वो है आपके 5.5 गुणा 10 की घात -11 मीटर, या 5.0 ले लो, है ना। और उसमें जो वेग है वो है 2.2 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है इस हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो कि इसमें कितनी धारा उत्पन्न होगी। तो कैसे निकालेंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा, EV अपॉन 2πr। क्या यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे और इसके कैलकुलेशन कर लेना, आपको धारा का मान मिल जाएगा। अब देखो आगे, तो ये हो गया आपके धारा का मान। अब इसके बाद में देखो अगला, इसके बाद में भाई अगर हम आगे बात करें तो इसमें अगला जो हमारे टॉपिक है वो है धात्विक चालकों में, धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति। धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति। देखो हम जानते हैं जिसमें धारा प्रवाहित होती है वो होता है धातु। हमारे जितने भी तार होते हैं तांबे का बना होता है, चांदी का बना होता है ना, एल्यूमिनियम के बने होते हैं। चांदी तो बहुत महंगा होता है इसीलिए हम उसके तार नहीं बनाते, है ना। वरना कोई किसी दिन घर में आया, सारे तोड़ समेट, यानी जितने भी तार है वो सारे समेट के ले गया, है ना, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे घरों में तांबे के तार लगाए जाते हैं, तांबा धातु होता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली धातुओं के अंदर देखेंगे कि धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार गति करते हैं जिससे उसमें धारा का निर्माण होता है। तो इसकी जो चर्चा है वो हम दो टाइप से करेंगे। एक में तो ई की अनुपस्थिति, ई की अनुपस्थिति यानी विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, और एक होगा ई की उपस्थिति, ई की उपस्थिति यानी एक में तो विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा, एक में विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होगा। ई की अनुपस्थिति का मतलब है जब बैटरी नहीं जुड़ी हुई हो, और ई की उपस्थिति का मतलब क्या है, जब बैटरी जुड़ी हुई हो। तो धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति का जो अध्ययन है वो हम दो पार्ट में करेंगे, एक बार तो इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति में और एक बार इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में। तो देखो कैसे, हम जानते हैं जो धातुएं या जो चालक होते हैं उनमें आवेशवाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम बात करें कि आपके जैसे चांदी है ना, तो चांदी 47 नंबर पे आती है। तो इसके जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से दुर्बलता से बंधे होते हैं और वो गति करने के लिए मुक्त यानी स्वतंत्र होते हैं, और इसीलिए वो पूरे क्रिस्टल के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं और घूमते रहते हैं। तो देखो इसके अंदर वास्तव में क्या होता है, तो देखो जैसे आपके पास में ये कोई चालक है, या ये आपके मान लो बहुत सारे परमाणु है ऐसे, है ना।
ये बहुत सारे परमाणु इस टाइप के। ये कोई चालक है जिसको हमने जूम कर लिया, और उसके बाद में यानी सबसे पहले क्या है, आपका जो ई वेक्टर है वो अनुपस्थित है। अनुपस्थित होने का मतलब है कि बैटरी नहीं जुड़ी हुई है, बैटरी नहीं जुड़ी हुई है। बैटरी को हमने नहीं जोड़ा, और जैसे आपके सामने भी यानी आपके घर में कोई भी किसी प्रकार का कोई चालक पड़ा है या आपके घर में लाइट नहीं है, उस समय की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो भाई इस परमाणु का जो मान लो इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते इधर टकराएगा, फिर इससे इधर टकराएगा, इससे इधर टकराएगा, इससे इधर टकराएगा, ऐसे चलता जाएगा ना। इस टाइप से वो इसमें गति करेंगे, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं होता। अब आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉन गति कैसे कर रहे हैं, हमने तो इनको एनर्जी दी नहीं। तो आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इस समय जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी वजह से गति करते हैं, तापीय ऊर्जा के कारण। किसके कारण, तापीय ऊर्जा, है ना, यानी टेम्परेचर के कारण। और इनकी ऊर्जा को कैसे निकालते हैं हम, E बराबर 1/2 kT। के क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक। ये इनकी औसत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनों का। यानी जब टेम्परेचर T होता है तब इन इलेक्ट्रॉनों के पास में इतनी ऊर्जा होती है, और ये तापीय ऊर्जा के कारण इस क्रिस्टल के अंदर या पूरे धातु के अंदर स्वतंत्र रूप से गति करते रहते, इधर से उधर, उधर से इधर। यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकला, पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर उसके बाद में इससे टकराया, फिर इससे टकराया, है ना। तो यहाँ पर एक चीज भाई देखने वाली है, वो क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का जो पथ है, यानी गति का जो पथ है, वो दो आयनों के बीच में हमेशा सरल रेखीय होता है। किसके बीच में, दो आयनों के बीच में सरल रेखीय होता है इलेक्ट्रॉन का पथ। किसका, इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो दो आयनों के बीच में सरल रेखीय होता है। और अगर हम पूरे क्रिस्टल की बात करें तो इसको कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी गति या जिगजैग मोशन। क्या कहते हैं, जिगजैग मोशन, या इसको कई बार कहा जाता है ऋजु रेखीय गति। क्या कहा जाता है, ऋजु रेखीय गति। क्या मेरी बात समझ में आई। तो आपको अगर वो ऐसा पूछ ले कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में धात्विक चालकों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति का पथ कैसा होता है, तो आप कहोगे ऋजु रेखीय, है ना, इसको कहते हैं जिगजैग मोशन। और दो आयनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है, सरल रेखीय होता है। कैसा होता है भाई, सरल रेखीय होता है। तो ये बात आपको यहाँ पर खास तौर से ध्यान रखनी है। तो आपको समझ में आया कि ये किस टाइप से होता है। अब वास्तव में क्या होता है कि जब बैटरी नहीं जुड़ी हुई होती, यानी जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है, तब चालक में प्रवाहित कुल धारा हमेशा क्या होती है, 0। कैसे होती है, देखो जैसे आपके पास में ये कोई चालक है और इसके यानी बैटरी नहीं जुड़ी हुई है, यानी कुंजी नहीं लगाई हुई, या सर्किट को तोड़ दो। क्या आपके पास बैटरी लगी हुई है, बैटरी यहाँ पर नहीं लगी हुई है ना, बैटरी नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र कितना है यहाँ पर, 0। कितना है विद्युत क्षेत्र, 0 है। तो इसके अंदर अगर हम कोई भी काल्पनिक रेखा खींचे, तो काल्पनिक रेखा से इस तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिससे जो नेट आवेश होता है वो 0 हो जाता है और धारा क्या होती है, 0। यानी आपको यह देखना है कि जब हम किसी चालक के सिरों पर बैटरी नहीं जोड़ते हैं तो क्या उसमें धारा प्रवाहित होती है क्या, है ना। जैसे आपके घर में कोई भी धातु है ना, कोई भी धातु का कोई भी टुकड़ा है या कोई भी उपकरण है, उसको जब आप हाथ लगाते हो क्या वो झटका देती है, वो झटका नहीं देती। क्या कारण है, क्योंकि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा थोड़ी उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भाई। हम नॉर्मली क्या मानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तब चालक में धारा प्रवाहित होती है ना, या जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब गति करते हैं तब धारा का निर्माण करते हैं। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके घर में जितने भी चालक पड़े हैं उनके हाथ लगाने पर वो झटका नहीं देते हैं। इसका कारण ये है कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है, यानी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में धात्विक चालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे यादृच्छिक रूप से गति करते हैं, यानी रैंडमली यादृच्छिक रूप से गति करते हैं, जिससे वो जो चालक है उसके बीच में कहीं भी यानी खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से इस तरफ जाने वाले और उस तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है, जिससे नेट आवेश 0 हो जाता है और धारा कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। काल्पनिक पृष्ठ की बात क्यों की भाई, क्योंकि हम ऐसे थोड़ी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जितने इस तरफ जा रहे हैं उतने इस तरफ जा रहे हैं, है ना। तो हमें फिक्स एक क्राइटेरिया लेना होगा, एक फिक्स बिंदु लेना होगा जिसके इस तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन और उस तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा हमने एक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ लिया है। तो हम यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है और जब बैटरी नहीं जुड़ी हुई होती है तो किसी भी चालक के अंदर या किसी भी धातु के अंदर धारा का मान सदैव 0 होता है। ऐसा किस कारण होता है,
क्योंकि इसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यादृच्छिक रूप से गति करते हैं, जिससे चालक के किसी पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के दोनों तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बराबर होती है। इस वजह से नेट आवेश 0 होता है, जिससे चालक में धारा भी कितनी होती है, 0 होती है। तो हमने ये देख लिया कि जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो धात्विक चालकों में इलेक्ट्रॉनों की गति ऋजु रेखीय होती है। कैसी होती है? ऋजु रेखीय होती है। और उनके पास उस समय ऊर्जा कौन सी होती है? तापीय ऊर्जा होती है, जिसके कारण वो गति करते रहते हैं। यानी जो कमरे का टेम्परेचर है उसी के हिसाब से वो गति करते रहते हैं। अगर आप टेम्परेचर कम करते जाओगे और 0 कर दोगे तो उस समय सारे इलेक्ट्रॉन फ्रीज हो जाते हैं, है ना। और उसमें किसी भी प्रकार के तारा का प्रवाह नहीं होता। ऐसा आपने सुना होगा कि टेम्परेचर कम करने पर धातुओं की चालकता घटती जाती है ना, यही उसका कारण होता है ना। तो ये सारा हो गया हमारे कि जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है उस समय चालकों में इलेक्ट्रॉनों की गति किस प्रकार से होती है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो क्या होगा। अब अगर इसके बाद में अगर आप भाई ध्यान से देखो तो इसमें एक बात और होती है कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में दो कर्माकर टक्करों के पश्चात या किसी भी टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन का औसत वेग 0 होता है। कैसे होता है? जैसे ये आपका आयन है, यहां से इलेक्ट्रॉन रवाना हुआ, इस तरफ गया, तो इलेक्ट्रॉन जैसे इससे टकराएगा तो टकरा कर जब दोबारा ये रवाना होगा तो उस समय क्या होगा, जब ये जैसे इससे टकराएगा ये अपनी एनर्जी को खो देगा और 1 सेकंड के 1000वें भाग के लिए सही है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एक समय के लिए रुक जाएगा, एक क्षण के लिए, चाहे वो समय कितना ही छोटा हो, चाहे वो स्मॉल टाइम इंटरवल हो, चाहे समय कितना ही छोटा हो, लेकिन इससे टक्कर करने के तुरंत पश्चात इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यानी किसी टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन का औसत वेग कितना होता है, 0 हो जाता है ना। इलेक्ट्रॉन एक क्षण के लिए रुक जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर खास तौर से भी ध्यान रखनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दूसरी बार जब इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरफ रवाना होगा तब वो इससे टकराएगा, तो इससे टकराने से पहले इसका औसत वेग एक क्षण के लिए कितना 0 हो गया था, तो इस समय इसका प्रारंभिक वेग 0 माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रारंभिक वेग 0 माना जाता है। ये कॉन्सेप्ट आगे जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो उस समय काम में आएगा। अब देखो इससे आगे, तो ये तो हो गया भाई आपके विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। तो हमने बहुत सारी चीजें देखी कि जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो तो सबसे पहला क्या देखा था कि चालक में प्रवाहित धारा 0 होती है। क्या कारण है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से गति करते हैं और किसी चालक पर किसी खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से दोनों तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, जिससे कुल धारा क्या हो जाती है, 0। विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में दो आयनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की गति का पथ सरल रेखीय होता है, लेकिन अगर पूरे चालक की हम बात करें तो ऋजु रेखीय होता है ना। उसके बाद में हमने क्या देखा कि किसी टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन का औसत वेग कितना होता है, 0 होता है। ये चीज हमने देखी। उसके बाद में हमने और इसमें क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन के पास उस समय कौन सी एनर्जी होती है, तापीय ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? तापीय ऊर्जा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन गति कर पाते हैं ना। तो यह था आपके विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में धात्विक चालकों में इलेक्ट्रॉन की गति। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति। हमारा टॉपिक है वो है जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो। जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो, विद्युत क्षेत्र उपस्थित होने का क्या मतलब है? उपस्थित हो या बैटरी जुड़ी हुई हो, जैसे आपके पास में कोई चालक है, अब की बार इसके सिरों पर आप बैटरी जोड़ दो, बैटरी जोड़ दिए, ये प्लस ये माइनस, तो इसके इस वाले पृष्ठ पर कितना आवेश आ जाएगा, प्लस, और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस। और प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा, है ना। ई वेक्टर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा, यानी ये आपके उस समय विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है, यानी विद्युत क्षेत्र नॉट इक्वल टू 0 होता है। कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। इसी विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगता है, बल लगता है। देखो कैसे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं चालक को और इसको ऐसे बनाते हैं। देखो जैसे आपके पास में ये कोई चालक है, इसमें ये सारे आयन है यहाँ पर ऐसे, है ना। इस प्रकार आयन है जिनमें से यहाँ पर प्लस क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। अब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो सबसे पहले तो जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है तो इसके धात्विक चालक या धातु के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरफ गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, है ना। क्यों?
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र हमेशा जाता है प्लस वाले प्लेट से माइनस वाले प्लेट की ओर, इस डायरेक्शन में। और बीच में वो इलेक्ट्रॉन रख दे तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में आकर्षित होगा? इलेक्ट्रॉन पर माइनस आगे से इस प्लेट पर प्लस, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा। तो सबसे पहली बात कि जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है तो धात्विक चालक में सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विद्युत बल लगता है, जिसकी वजह से वो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं या विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा की ओर गति करने लगते हैं। अब सारे इलेक्ट्रॉनों के साथ ऐसा नहीं होता। देखो वास्तव में होता क्या है, यहाँ पर प्लस वाली प्लेट हो चुकी और यहाँ पर माइनस आ गया सब पर, और विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में। यहां से कोई इलेक्ट्रॉन इससे टक्कर करके जस्ट निकला है, ये इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इस आयन से टकराने जा रहा है ना, इस आयन से ये टकराने जा रहा है ऐसे इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन पे बल कितना लगता है? बराबर माइनस का ई वेक्टर। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि विपरीत दिशा को ये बता रहा है ना, और विद्युत बल का फॉर्मूला ये होता है। तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर इतना बल लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और इस आयन से टकराने जा रहा है, जैसे पहले टकराता था विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में, लेकिन अब की बार विद्युत क्षेत्र उपस्थित, तो ये प्लस वाली प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगी, जिससे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाए और इससे टकरा जाए। इससे टकराने के बजाय इससे यहाँ पर पहुंचेगा नहीं, ये जरूरी नहीं, क्योंकि बीच में बहुत सारे आयन होते हैं, तो ये इससे टकरा जाता है। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है ना। ऐसा नहीं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, है ना, और आयनों से बचते हुए इस प्लस वाले प्लेट की ओर पहुंचते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें वास्तव में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को चेंज कर देता है और ये प्लस वाले टर्मिनल की ओर मुड़ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला था और वो टकराने किससे जा रहा था? इस वाले आयन से, क्योंकि सरल रेखीय पथ का अनुसरण करना चाहता है, जबकि किधर गया? इधर। तो एक बात तो हमको ये इसको देखकर ये समझ में आता है, ये इधर क्यों गया ये तो पता चल गया ना, क्योंकि ये प्लस वाली प्लेट है जो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ आकर्षित कर लेगी और इस वजह से इलेक्ट्रॉन इस आयन से टकरा जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमने ये चीज तो देख ली कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो कैसा होता है? वक्रीय, यानी कर्व्ड पाथ होता है। कैसा होता है? कर्व्ड पाथ। देखो वक्रीय होता है। कैसा होता है? पथ वक्रीय होता है। एक चीज तो हमें ये पता चल गई। दूसरी बात क्या है कि इसमें अब धारा का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? एक निश्चित डायरेक्शन की ओर चलने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से इस पूरे चालक के अंदर किसका निर्माण हो जाएगा? धारा का निर्माण हो जाएगा। अब ये चीज आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखनी है और ये इसके अंदर काम किया कि उसका पथ कैसा, यानी उसका पथ कैसा होता है, उसके ऊपर बल किस टाइप से लगता है, ये सारी चीजें हमारी बहुत ही काम की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि जो विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है और जो विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके घर में कोई भी चालक पड़ा है और वो आपको जब तक उसको बैटरी से नहीं जोड़ा जाए तब तक वो झटका नहीं देता है। वो झटका क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसमें किसी निश्चित दिशा में नेट आवेशों का प्रवाह नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन उसमें गति करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉन उसमें गति करते रहते हैं। तापीय ऊर्जा के कारण आपके कमरे का जो टेम्परेचर है, जैसे मान लो आपका 27 डिग्री है, तो उसी टेम्परेचर के अंदर वो टेम्परेचर बनाने के लिए जितनी उष्मा उसने वातावरण से उस आपके कमरे की वायु ने जितनी ग्रहण की है वो ऊर्जा ही उन इलेक्ट्रॉनों को गति करवाती है। लेकिन नेट आवेशों का प्रवाह नहीं होने की वजह से धारा का प्रवाह नहीं होता है और कोई भी जो चालक होता है जिसमें बैटरी नहीं जुड़ी हुई है वो हमें झटका नहीं देता है। जबकि जब बैटरी जोड़ देते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की ओर एक विद्युत बल लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, है ना। और इस प्रकार टकराते टकराते ये इसमें गति करते रहते हैं, एक निश्चित डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो किस डायरेक्शन में जाता है? यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इधर यानी इससे टकराना चाहता है, जबकि विद्युत से यानी ये बैटरी के प्लस से आकर्षित करेगी तो वैसे निकल जाए, है ना। यहाँ से कोई निकला इधर टकराने जा रहा है तो वैसे चला जाएगा। तो देखो सारे इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, इस तरफ जा रहे हैं। तो नेट आवेशों का प्रवाह हो रहा है, तो नेट आवेशों के प्रवाह के कारण क्या होता है? इसमें धारा का निर्माण होता है। तो ये था भाई आपके कि धात्विक चालकों में इलेक्ट्रॉनों की गति, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन इलेक्ट्रॉनों के समय क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो हमारा टॉपिक है वो है आपके अपवहन वेग, अपवहन वेग, या इसको कई बार अपवाह वेग भी कहते हैं, या कहते हैं अनुगमन वेग। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। इसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहा जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा?
तो इसकी परिभाषा यह होती है भाई कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, किसमें, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को क्या कहते हैं हम, अपवावेग या अनुगमन वेग या अपवयन वेग कहते हैं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी पहली बात तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित होना चाहिए, और ये जो वेग है वो क्या है, आपका औसत वेग है। वास्तव में कौन सा वेग है, औसत वेग है ना। तो अनुगमन या अपवयन वेग की डेफिनेशन क्या होती है आपके, कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवयन वेग कहते हैं। इसको वी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, वी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके, वी डी बराबर ई टो अपॉन एम, ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। ये आगे हम ये पूरा फॉर्मूला इसका डेरिवेशन करेंगे, ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, लेकिन अभी आप इसको यहां पर ऐसे याद रख लेंगे। यहां से इसकी एक हेडिंग और बनती है, क्या है, वो है अपवयन वेग, विद्युत क्षेत्र और स्टो जो है इसको कहते हैं विश्रांति काल। क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्रांति काल। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, है ना। विश्रांति काल टो है, ये क्या है, टो है ना। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसकी एक हेडिंग और यहां से बन जाती है, वो क्या है, अपवयन वेग विद्युत क्षेत्र व विश्रांति काल में संबंध, है ना। ऐसा आ जाए तो भी आपको यही डेरिवेशन करना है, और अगर ये हेडिंग आ जाए तो भी आपको यही डेरिवेशन करना है। आपको नंबर देखना, अगर 1 नंबर का सवाल है इसका मतलब उसने अपवयन वेग की आपको परिभाषा पूछी है ना। अब इसका मात्रक क्या हो सकता है भाई, ये वेग है तो मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। विमा क्या हो जाएगी, L1T-1, ये इसकी डायमेंशन होगी। अब देखो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, अपवयन वेग की दिशा। तो मान लो आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो इस डायरेक्शन में है, विद्युत क्षेत्र। मैं यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश रख दूं तो वो किधर जाएगा, प्लस क्यू आवेश जाएगा इस तरफ। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ तो कोई धनात्मक प्लेट रही होगी और यहाँ कोई ऋणात्मक प्लेट रही होगी, तभी तो विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो प्लस क्यू वाला आवेश किस डायरेक्शन में जाएगा, इससे तो प्रतिकर्षित होगा, इससे आकर्षित इस डायरेक्शन में, तो वीडी की दिशा इसकी इस डायरेक्शन में होगी। और अगर माइनस क्यू होता तो इस डायरेक्शन में, यानी वीडी की दिशा इस डायरेक्शन में। तो अपवयन वेग की दिशा क्या होती है, अपवयन वेग की दिशा धनावेशों के लिए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेशों के लिए विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर खास तौर से ध्यान रखनी है। अब देखो इसके बाद में भाई अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो उसके डेरिवेशन में क्या क्या, उससे पहले एक बार हम बात कर लेते हैं अपवयन वेग किन किन चीजों को डिपेंड करता है। तो अपवयन वेग में क्या, जो फॉर्मूले में जो आता है वो है आपके ई टो अपॉन एम। तो एक तो डिपेंड करता है विद्युत क्षेत्र पर, एक डिपेंड करता है विश्रांति काल पर, एक आवेश के द्रव्यमान पर, और एक जो हमने क्यू जो लिया है, जो भी आवेश है उस आवेश पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा आवेश है। इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगा, होल के लिए अलग होगा, धनायन के लिए अलग होगा, ऋणायन के लिए अलग होगा, है ना। इस टाइप से होता है। अब देखो इसके बाद में इसका डेरिवेशन करते हैं। तो इसके डेरिवेशन के अंदर क्या है भाई, कि मान लो आपके पास में एन इलेक्ट्रॉन है, कोई धातु है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कोई तांबे का जो आपके 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कोई भी टुकड़ा होता है उसमें लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, यानी बहुत अरबों खरबों की संख्या में, यानी छोटे से टुकड़े में, छोटे से धातु के टुकड़े में भी अरबों खरबों बिलियन ट्रिलियन की संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ही ज्यादा संख्या में होते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि एन इलेक्ट्रॉन है ना। और यहाँ से कोई आयन है जहां से वो इलेक्ट्रॉन रवाना हुए और इस आयन से टकराने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, एन, कितने हैं, एन। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर गया, यहाँ पर ऐसे, और वो इस आयन से टकराने वाला है ऐसे, है ना। तो जैसे इससे टक्कर करने के पश्चात यहां से निकला, उस समय उसका वेग u1, और इसे टकराने से जस्ट पहले वेग हमने माना v1, और इस पथ को तय करने में यहां से यहां तक समय लगा इसको t1। कितना लगा, t1 लगा। तो हमने माना किसी धातु के अंदर n इलेक्ट्रॉन है और किसी टक्कर के तुरंत पश्चात इलेक्ट्रॉनों का वेग u1, u2, u3, u4 और सो ऑन un है, और इन टक्करों के बीच में लगा समय इनका है t2, t3, t4, tn तक। यानी ये टक्कर, इससे टकराने के तुरंत पश्चात अगली टक्कर तक बीच में लगा समय क्या कहलाता है। जैसे इससे टकराया, इसके तुरंत पश्चात और इससे टकराने से जस्ट पहले इसके बीच में जो समय लगा उसको हमने t1 माना, है ना। तो t1, t2, t3 ये आपको समझ में आ रहा है। मैंने ये किस टाइप से ले रहा हूं, तो चित्र से अगर आप समझोगे तो आपको, ये तो हमने एक ही बात की, एन इलेक्ट्रॉनों के साथ में ऐसा हो रहा है। अब देखो, तो अगली टक्कर से तुरंत पश्चात इनका वेग v1, v2,
V3 V4 Vn है, ये हमने मान लिया। अब देखो इसके बाद में, अब यहाँ पर ये चीज है कि इन इलेक्ट्रॉनों का त्वरण कितना होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्वरण कितना होता है, तो हम जानते हैं अपवन वेग का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो अपवन वेग में विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है। तो जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों पर बल कितना लगता है, माइनस का ई। कितना ही लगता है, हम जानते हैं एफ का फॉर्मूला होता है एम ए वेक्टर माइनस का ई वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आई, माइनस का ई वेक्टर अपॉन एम, ये आया त्वरण। यानी आपका जो प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है उसका त्वरण कितना होता है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, माइनस ई वेक्टर अपॉन एम। ई वेक्टर आपका विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर वेक्टर आपको यहाँ पर लगाना है। अब देखो इसके बाद में गति का समीकरण से हम इसको यानी ज्ञात करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। तो देखो गति का कौन सा समीकरण लग सकता है, यहाँ पर हमने अंतिम वेग की बात की, प्रारंभिक वेग की बात की, त्वरण की बात की, समय की बात की, दूरी की बात नहीं की। हम जानते हैं गति के दूसरे और तीसरे समीकरण में दूरी आती है ना, विस्थापन आता है, लेकिन इसमें नहीं आता है। तो पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस dt। तो पहले या एक इलेक्ट्रॉन के लिए v1 बराबर u1 माइनस ए वेक्टर, इन सबको वेक्टर में ले लो और ये हो जाएगा आपका t1। क्या होगा, t1 होगा ना। यहाँ पर माइनस लेने की बजाय आप अभी प्लस ले लो, है ना। इसमें हम जब इसको ये परिमाण के रूप में ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो अभी फॉर्मूले के रूप में रहने दो इसको। v2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपका, u2 वेक्टर प्लस a t2, है ना। यहाँ पर a वेक्टर ही लेना है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनों का त्वरण है वो क्या होगा, समान होगा। देखो यहाँ पर कुछ भी ऐसी कोई भी यहाँ पर संख्या नहीं आ रही है जो इसको a1 a2 a3 कर दे, सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए त्वरण यही होगा। तो प्रत्येक समीकरण में ऐसा लिखना। इसी प्रकार देखो nवे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, un वेक्टर प्लस a वेक्टर tn, कैसा ही होगा। अब देखो सबको जोड़ दो, सभी समीकरणों को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर और प्लस vn वेक्टर बराबर, तो ये हो जाएगा आपका u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर और प्लस डॉट डॉट un वेक्टर प्लस a वेक्टर, कॉमन ले लिया t1 प्लस t2 और प्लस डॉट डॉट tn। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसका औसत ले लो, क्या ले लो, औसत। क्यों, क्योंकि अपवन वेग वास्तव में क्या है, औसत वेग है, तो इसका औसत लेना पड़ेगा। औसत कैसे लेते हैं, सभी को जोड़ के संख्या में भाग दे दो, है ना, वो जितनी भी संख्या उसका भाग दे दो। इलेक्ट्रॉन कितने n, तो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट vn वेक्टर बटा n बराबर, ये हो जाएगा u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट un वेक्टर बटा n और प्लस a वेक्टर कोष्टक t1 प्लस t2 प्लस t3 और tn बटा क्या हो जाएगा आपके n। क्या मेरी बात समझ में आई, पूरे समीकरण में n का भाग देती है, यानी इसका औसत आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, औसत वेग है, ये देखो सब वेगों का औसत ले लिया। तो इसी को क्या कहते हैं वास्तव में अपवन वेग। कौन सी संख्या को, बराबर के इस इधर वाले संख्या को, तो इसको हम लिख देते हैं vd। क्या लिख देते हैं, vd लिख देते हैं। तो ये है आपके प्रारंभिक वेगों का औसत। तो याद करो एक लाइन मैंने बोली थी, है ना, अभी कुछ समय पहले, कि टक्कर के तुरंत पश्चात इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है, यानी एक क्षण के लिए इलेक्ट्रॉन रुक जाता है, चाहे वो समय छोटा हो, कितना ही छोटा हो सकता है समय, लेकिन वो एक क्षण के लिए रुक जाता है ना। यानी टक्कर के तुरंत पश्चात इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना होता है, 0। तो 0 प्लस ए वेक्टर, यहाँ पर ए वेक्टर, ये जो समय है, इस समय का जो औसत है इसको हम कहते हैं विश्रांति काल। क्या कहते हैं, विश्रांति काल, यानी ए वेक्टर टो। क्या लिखते हैं इसको, ए वेक्टर टो लिखते हैं इसको। क्या मेरी बात समझ में आई, यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगे समय का औसत ही क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, विश्रांति काल, है ना। तो ये आपके विश्रांति काल हो गया, यानी सभी समय को जोड़ के उनका औसत ले लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विश्रांति काल, टो से बताते हैं इसको। अब देखो ए वेक्टर का यहाँ पर मान रखो, देखो ये सारे वेक्टर हैं भाई, ना, vd बराबर या 0 प्लस ए वेक्टर। तो अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो ए वेक्टर का फॉर्मूला क्या आया था हमारा, माइनस ई वेक्टर अपॉन एम। तो vd की वैल्यू क्या हो जाएगी, vd वेक्टर बराबर माइनस का ई वेक्टर अपॉन एम। तो ये आपके फॉर्मूला है, ये तो सदिश फॉर्म में है। अगर आप इसका परिमाण लेते हो तो क्या हो जाएगा, इसका परिमाण देखो, इसका परिमाण आपके हो जाएगा vd बराबर ई टो अपॉन एम। ये इसका फॉर्मूला आया, क्या आया फॉर्मूला। यहाँ पर माइनस क्या बताता है कि अपवन वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है।
किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी भी मैंने बताया था ऋण आवेशों के लिए इलेक्ट्रॉन की या ऋण आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में और धन आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में अपवन वेग की दिशा होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जो ऋण आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन की अपवन वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी, इसीलिए यहाँ पर ये माइनस आया है। ये आपके मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा डेरिवेशन, है ना। इसमें आपको अगर ये नोट्स की आवश्यकता हो तो अपने व्हाट्सएप नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको उसके नोट्स भेज दूंगा। एक बार आप वीडियो देखने के बाद में उनको पढ़ लेना नोट्स को, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको टीचर की क्लास लेने की आवश्यकता नहीं होगी, इतना अच्छे से समझ में आ जाएगी हर एक चीज, है ना। अब देखो इसके बाद में तो ये आया आपके भाई अपवन वेग, क्या आया? अपवन वेग। अब अपवन वेग का ये जो फॉर्मूला है ये आपके है कि जब मान लो ये तो इलेक्ट्रॉन था, क्यू आवेश हो तो इसको हम लिख देंगे क्यू ई टो बटा एफ। किसी भी आवेश क्यू के लिए इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, है ना। तो ये आपके अपवन वेग कंप्लीट हो चुका है। अब इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल है या और भी जो भी जानकारी है वो हम कल की क्लास के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।